दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को बड़ा झटका। ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका का शक्तिशाली फाइटर जेट F-16 गिरकर हुआ तबाह, लाखों डॉलर का नुकसान। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल पर चीन का तीखा हमला, गाजा में सीज फायर को लेकर नेतन्याहू को दी हिदायत, और इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका में पाकिस्तानी पीएम आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, पाकिस्तान में बढ़ रही तानाशाही। और साथ में आपको बताएंगे बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान देने वाले विधायक हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से निकालने के बाद बड़ा बयान दिया है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, बुधवार को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश होते ही फाइटर जेट आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की कुछ भयावह तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आई है। अमेरिकी एयरफोर्स ने एक बयान में बताया कि हादसा ट्रेनिंग मिशन के दौरान ट्रोना एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां एलिट थंडरबर्ड्स स्क्वाड्रन का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे से ठीक पहले पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया। पायलट को मामूली चोटें आई है और उसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग करीब 11 बजे हुई। फाइटर जेट डेथ वैली के दक्षिण में एक दूरदराज के रेगिस्तानी इलाके में जाकर गिर गया। सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि पायलट के पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकलने से पहले विमान जमीन की ओर गिर रहा था। जैसे ही जेट टकराया, उसमें धमाका हो गया और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस F-16 सी फाइटिंग फाल्कन विमान की कीमत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, यानी लगभग 167 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। क्रैश की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में बताया गया है कि F-16 अज्ञात परिस्थितियों में हादसे का शिकार हो गया। एयरफोर्स के 57वें विंग के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस ने कहा कि घटना की जांच अभी जारी है और क्रैश साइट का असेसमेंट और शुरुआती रिव्यू पूरा होने के बाद और ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि F-16 फाइटिंग फाल्कन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल विमान थंडरबर्ड्स के एरोबेटिक डिस्प्ले का मुख्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन करना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने गुरुवार को कहा कि गाजा में लागू हुए सीज फायर को पूरी तरह और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इजरायल फिलिस्तीनी इलाके पर अपने लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, गाजा की स्थिति बहुत नाजुक है। वो गाजा पट्टी पर इजरायल के नए हमलों से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, जो 10 अक्टूबर से लागू सीज फायर समझौते का एक और उल्लंघन है। ये हमले उस समय हुए जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह धमकी दी कि रफा में फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ झड़प में अपने सैनिकों के घायल होने का उचित जवाब दिया जाएगा। चीन ने उम्मीद जताई कि गाजा का सीज फायर समझौता पूरी तरह लागू हो, मानवीय संकट में वास्तविक राहत मिले और क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द से जल्द लौट सके। ये बात लिन जियान ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कही। सीज फायर योजना के पहले चरण में इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। इस योजना में गाजा के पुनर्निर्माण और हमास के बिना एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की बात भी कही गई है। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल गाजा पर जिन हमलों को अंजाम दे रहा है, उनमें 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और लगभग 1,71,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने बुधवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान की सैन्य समर्थित सरकार के नेतृत्व में देश में मानव अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है और विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी धमकियां दी जा रही है। ये लेटर डेमोक्रेटिक महिला सांसद परमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कासर के नेतृत्व में लिखा गया है। इसमें सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सांसदों ने लेटर में कुछ घटनाओं का जिक्र किया। इनमें वर्जीनिया के मशहूर जर्नलिस्ट अहमद नूरानी शामिल है,
नूरानी ने पाकिस्तानी सेना के भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले इनके दोनों भाइयों को 1 महीने से ज्यादा समय तक अगवा कर रखा गया। इसी तरह मशहूर संगीतकार सलमान अहमद के जीजा का भी अपहरण हुआ था, जिन्हें अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ही छोड़ा गया। पत्र में सांसदों ने पाकिस्तान में बढ़ते तानाशाही संकट को लेकर चिंता जताई है। उनके अनुसार विपक्षी नेता बिना आरोप के जेल में डाले जा रहे हैं। आम नागरिकों को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और खासकर बलूचिस्तान के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। सांसदों ने 2014 के आम चुनाव में हुई बड़े पैमाने पर धांधली का भी जिक्र किया, जिस पर स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था पट्टन रिपोर्ट के अलावा खुद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी गहरी चिंता जताई थी और पूरी जांच की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि 2024 के पाकिस्तानी चुनाव में भयंकर धांधली हुई थी। इसकी पूरी दुनिया ने निंदा की और एक स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था की पट्टन रिपोर्ट में सारी गड़बड़ियों का सबूत के साथ दस्तावेज तैयार किया गया है। इन चुनाव के जरिए सिर्फ एक कठपुतली सरकार बनाई गई है, जो बाहर से सही लगती है लेकिन असल में इसे सेना चलाती है। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी उस समय कहा था कि चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब हालत यह है कि सेना के दबाव में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि आम नागरिकों का केस भी सैन्य अदालतों में चल सकता है। इससे अदालतें पूरी तरह सेना के कंट्रोल में आ गई है और जो अधिकारी या जनरल जुल्म करते हैं उन्हें सजा मिलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अभी इमरान खान है, लेकिन उसे जेल में डालकर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की घोषणा कर विवाद खड़ा करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने के कुछ घंटे बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि टीएमसी कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती और न ही इसका समर्थन करती है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां हुमायूं कबीर का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने जनसभा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है और इसके सख्त खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम मुर्शिदाबाद का इतिहास नहीं भूल सकते। यहाँ हर घर में सिराजुद्दौला का सम्मान किया जाता है। ये जीरा नवाबों की धरती है। यहाँ सभी धर्मों के पवित्र स्थान है। लोग सिराज को याद करते हैं। मुर्शिदाबाद के लोग दंगों की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी तब आई जब टीएमसी ने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने और उसकी आधारशिला रखने की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कबीर पहले भाजपा में थे और 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। फिर 2020 में टीएमसी में आ गए। दरअसल टीएमसी नेता और मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि कबीर का यह कदम पूरी तरह अनुशासनहीन और सांप्रदायिक है, जबकि पार्टी राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि अब कबीर का टीएमसी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ कबीर ने इसे जानबूझकर किया गया अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वो विधायक पद छोड़ देंगे और 22 दिसंबर को नया राजनीतिक संगठन बनाएंगे, जो अगली विधानसभा चुनाव में 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कबीर ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि टीएमसी अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रही है और आरएसएस भाजपा से मिली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर का कार्यक्रम किसी भी हालत में रद्द नहीं करेंगे। रोका गया तो धरना देकर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यक्रम में लाखों लोग आएंगे। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी का कदम सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।